आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग पर मुहर, बीजेपी को 5 और जेडीयू को 3 सीटें। विधान परिषद की 9 सीटों और एक उपचुनाव वाली सीट को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा तय हो गया है। भाजपा और जदयू के शीर्ष नेतृत्व के बीच सहमति बनने के बाद तस्वीर साफ हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट जदयू के खाते में जाएगी, जिसका कार्यकाल 2030 तक है। चुनाव वाली 8 सीटों में से 5 भाजपा और 3 जदयू को मिली हैं। शुरू में जदयू 4 सीटों की मांग कर रहा था, लेकिन बाद में 3 पर सहमत हो गया। भाजपा अपनी 5 सीटों में से एक सीट लोजपा, रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को देने पर विचार कर रही है। लोजपा ने परिषद की एक सीट पर मजबूत दावा पेश किया है, जबकि रालोमो को विधानसभा चुनाव के दौरान लिखित आश्वासन दिया गया था। इस तरह एनडीए के भीतर सहयोगी दलों की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। पटना में खान सर विवाद, गार्ड ने खोले राज, फायरिंग पर आया ट्विस्ट। 2 जून की रात खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर हुए बवाल मामले में नया खुलासा हुआ है। एफआईआर में कहा गया है कि गार्डों ने खान सर उर्फ फैजल खान के कहने पर गोली चलाई। एफआईआर के अनुसार विवाद के दौरान खान सर ने कहा, देख क्या रहे हो, फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा। इसके बाद गार्ड प्रदीप कुमार और तालिबर सिंह ने 2-2 राउंड फायरिंग की। घटना में जख्मी गार्ड चुनचुन कुमार ने बयान दिया कि उसे रॉड से मारा गया और धमकी दी गई कि कोचिंग को बम से उड़ा देंगे। उसने दावा किया कि दोनों ओर से फायरिंग हुई थी। खान सर के बयानों में विरोधाभास सामने आया है। पहले उन्होंने कई राउंड फायरिंग का आरोप लगाया, बाद में कहा कि फायरिंग हुई है, लेकिन किसने की यह स्पष्ट नहीं है। गार्डों के हथियारों की एफएसएल जांच कराई जा रही है। पुलिस ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी बहकावे में न आएं। बिहार में ध्वस्त होते पुल, टूटता भरोसा, आखिर जिम्मेदार कौन? पिछले 2 दशकों में बिहार ने सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। गांवों से लेकर शहरों तक संपर्क का दायरा बढ़ा है और आवागमन पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हुआ है। लेकिन हाल के दिनों में पुलों और संपर्क मार्गों के ध्वस्त होने की घटनाओं ने इस विकास मॉडल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विक्रमशिला सेतु के एक हिस्से के क्षतिग्रस्त होने की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि बक्सर रेलवे स्टेशन के पास बने रोड ओवरब्रिज का संपर्क पथ महज 15 दिन में ही धंस गया। इतनी नई संरचना का इस तरह जवाब दे जाना निर्माण प्रक्रिया की गुणवत्ता और निगरानी पर सीधा प्रश्न चिन्ह है। घटना के बाद राज्य सरकार ने जिम्मेदारी रेलवे पर डाल दी, जबकि रेलवे ने निर्माण मानकों की कमी का आरोप ठेकेदारों पर लगाया। लेकिन जनता के लिए यह आरोप प्रत्यारोप कोई मायने नहीं रखते। लोगों का सवाल है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद संरचनाएं टिकाऊ क्यों नहीं बन पा रही हैं। जांच समिति गठित करना अब एक औपचारिक प्रक्रिया बन चुकी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर सीधे किचन पर। पटना में घरेलू बजट पर 1,500 से 2,500 रुपए का अतिरिक्त भार, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और माल ढुलाई खर्च बढ़ने का असर अब सीधे आम लोगों की रसोई पर पड़ रहा है। राजधानी पटना के थोक और खुदरा बाजारों में दाल, चावल, खाद्य तेल, मसाले और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 1 महीने में परिवहन लागत बढ़ने से अधिकांश खाद्य वस्तुओं के दामों में तेजी आई है। उदाहरण के तौर पर अरहर दाल का थोक भाव 105 से 108 रुपए से बढ़कर 110 रुपए प्रति किलो हो गया है। मसूर 68 रुपए से बढ़कर 72 रुपए और उड़द 108 रुपए से बढ़कर 110 रुपए प्रति किलो हो गई है। चावल की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। ललन सिंह बोले, लंबी पारी खेलेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी की भविष्यवाणी पर पलटवार जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 10 जून को उनका कार्यकाल 4,399 दिन का हो जाएगा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल को पार कर जाएगा। ललन सिंह ने कहा कि देश की जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है। उन्होंने कोरोना महामारी के समय लाखों लोगों की जान बचाने और वैक्सीन के जरिए
अन्य देशों की मदद करने का उदाहरण दिया। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उस भविष्यवाणी को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि मोदी अगले साल तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंची है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही मोदी की ताकत है और इसी भरोसे के सहारे वे लंबे समय तक देश की सेवा करेंगे। तेजस्वी राबड़ी की पसंद में अटका आरजेडी का एमएलसी प्रत्याशी चयन, अंतिम मुहर लगाएंगे। लालू राजद की विधान परिषद की एक सीट के लिए प्रत्याशी चयन अंतिम चरण में है, लेकिन नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। मुख्य दावेदारों में सुनील कुमार सिंह और शिवचंद्र राम का नाम सबसे आगे है। राबड़ी देवी चाहती हैं कि सुनील कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि यह सीट पहले भी उनके कोटे की मानी जाती रही है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव शिवचंद्र राम के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व को मजबूत करना पार्टी के सामाजिक समीकरण के लिए जरूरी है। अंतिम निर्णय पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव करेंगे। वे फिलहाल स्वास्थ्य जांच के लिए सिंगापुर में हैं और नामांकन की अंतिम तारीख से पहले पटना लौटने की संभावना है। माना जा रहा है कि राबड़ी आवास पर परिवार और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद नाम तय होगा। इस चुनाव में एआईएमआईएम की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। राजद को उनके समर्थन की उम्मीद है, लेकिन एआईएमआईएम अपने पुराने राजनीतिक सहयोग का बदला चाहती है। सीमित विधायकों के कारण महागठबंधन के लिए समीकरण और भी जटिल हो गए हैं। बिहार में 4 दिन की देरी से पहुंचेगा मानसून। अगले 3 दिनों में 3 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। दक्षिण पश्चिम मानसून 4 दिन की देरी से 4 जून को केरल पहुंचा है। बिहार में आमतौर पर मानसून 15 जून के आसपास आता है, लेकिन इस बार इसके 18 से 19 जून तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों में पटना और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे और उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। दक्षिण बिहार के जिलों में लू जैसी स्थिति रहने की संभावना है। गुरुवार को पटना का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बक्सर 41.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। मोतिहारी, कैमूर, औरंगाबाद और शेखपुरा में भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा। सारण में हवा की रफ्तार 37 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। बीते 24 घंटों में सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर में 3.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि 6 से 10 जून के बीच उत्तर बिहार में मेघ गर्जन के साथ छिटपुट बारिश होगी, जबकि दक्षिण बिहार में गर्मी और लू का असर बना रहेगा। अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। पीएम सूर्य घर योजना में बिहार को मिला राष्ट्रीय सम्मान। सौर ऊर्जा स्थापना में उत्कृष्ट प्रदर्शन। बिहार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा स्थापना में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश भर में अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम पीएम सूर्य घर के 2 वर्ष 1 करोड़ छतों तक सौर ऊर्जा का विस्तार के दौरान बिहार को सूर्य संकल्प पहल के तहत जिला पदाधिकारियों के कार्यालयों और आवासों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। बिहार की ओर से एनबीपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक और ब्रेडा के निदेशक राहुल कुमार ने यह सम्मान प्राप्त किया। राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने का निर्णय लिया था। इसी क्रम में अब तक लगभग 12,000 सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा सिस्टम स्थापित हो चुका है। ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव ने कहा कि यह उपलब्धि मुख्यमंत्री के नेतृत्व और विभागों की सामूहिक प्रतिबद्धता का परिणाम है। इस सम्मान से बिहार की छवि एक सौर ऊर्जा अग्रणी राज्य के रूप में और मजबूत हुई है। बिहार में निजी अस्पतालों होटलों से मांगी गई फायर सेफ्टी रिपोर्ट जमा न करने पर होगा सील। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में हाल की आग की घटना और दिल्ली के मालवीय नगर हादसे के बाद बिहार का अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। राज्य की डीजी शोभा ओहटकर ने सभी निजी अस्पतालों और होटलों को 1 सप्ताह के भीतर फायर सेफ्टी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। अस्पतालों को बिजली कंपनी से जांच कराकर इलेक्ट्रिक लोड एनालिसिस सर्टिफिकेट देना होगा, जबकि होटलों को अपने पास मौजूद गैस सिलेंडरों की सटीक संख्या बतानी होगी। रिपोर्ट जमा न करने या गड़बड़ी पाए जाने पर बिना नोटिस दिए सीधा सीलिंग की कार्रवाई होगी।
विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में करीब 7,500 अस्पतालों का फायर ऑडिट कराया गया था। अधिकांश में कमी पाई गई और नोटिस जारी किए गए। अब अनुपालन की जांच हो रही है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल को सील करने की तैयारी है। वहीं हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटित हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म ने आग की घटना में मरीजों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। यह कार्रवाई दिखाती है कि फायर सेफ्टी नियम की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटना की सड़कों पर छात्रों का हल्ला बोल, खान सर को गिरफ्तार करो, रोशन सर को रिहा करो। पटना के मुसल्लहपुर हाट में बुधवार को माहौल गर्मा गया जब ज्ञान बिंदु कोचिंग के सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर आए। उन्होंने रोशन आनंद की रिहाई और खान सर की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि रोशन आनंद को गलत तरीके से फंसाया गया है और जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। इस दौरान छात्रों ने हाथों में पोस्टर लेकर नारे लगाए, रोशन सर को रिहा करो, खान सर को गिरफ्तार करो। पुलिस मौके पर मौजूद रही और स्थिति पर नजर बनाए रखी। इसी बीच खान ग्लोबल स्टडीज के जीएस फायरिंग केस में नया वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 लोग हवाई फायरिंग करते दिख रहे हैं। वीडियो के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। 2 गार्डों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जब्त हथियारों को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है। यह मामला अब राजनीतिक और सामाजिक रंग ले चुका है। जांच का फोकस फायरिंग करने वालों की पहचान और खानसर विवाद पर है। मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग को लेकर आरजेडी फायर, मजिस्ट्रेट जांच और 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग। मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में लगी आग ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना को लेकर राजद ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता अरुण कुमार यादव और एजाज अहमद ने कहा कि यह हादसा प्रशासनिक लापरवाही और निजी अस्पतालों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी का नतीजा है। राजद नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की निगरानी व्यवस्था पूरी तरह विफल है, जिसके कारण मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि हादसे के बाद उन्हें तत्काल मुजफ्फरपुर पहुंचना चाहिए था, लेकिन वे दिल्ली चले गए। इसे पीड़ित परिवारों के प्रति असंवेदनशील रवैया बताया गया। राजद ने मांग की है कि इस अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए, दोषी अस्पताल प्रबंधन पर कठोर कार्रवाई हो और मृतकों के परिजनों को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। यह घटना निजी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था और सरकार की जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल है। तेज प्रताप यादव का सम्राट सरकार पर हमला, राबड़ी को नोटिस, नीतीश मांझी को क्यों नहीं। राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली कराने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने इस फैसले पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है तो अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी समान नोटिस मिलना चाहिए। तेज प्रताप ने सवाल उठाया कि जब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी को क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। तेज प्रताप ने उपेंद्र कुशवाहा और अन्य नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि यदि सरकार नियमों का पालन कराना चाहती है तो सभी पर समान कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विशाल आवास पर भी सवाल उठाए और तंज कसते हुए कहा कि अगर इतना बड़ा आवास चाहिए तो उन्हें दिल्ली के लाल किले में चले जाना चाहिए। बिहार सरकार के खिलाफ राजद का हल्ला बोल, धरना से गिरफ्तारी तक चलेगा आंदोलन। राजद ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने प्रेस वार्ता कर घोषणा की कि 9 जून से जन संघर्ष आंदोलन शुरू होगा। इस आंदोलन की 3 कड़ियां होंगी। पहली कड़ी में 9 जून को सभी प्रखंड अंचल मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा। दूसरी कड़ी में 17 जून को सभी 55 सांगठनिक जिला मुख्यालयों पर धरना होगा। तीसरी कड़ी की घोषणा जल्द की जाएगी। राजद नेताओं ने कहा कि बिहार में गरीबी कम नहीं हुई है। सरकार 26% गरीबी का दावा करती है, जबकि वास्तविक बीपीएल आबादी इससे 1.5 गुना अधिक है। भूमिहीन और गृहहीन लोगों को आवाज नहीं मिला, अपराध चरम पर है और बच्चियों तक से दुष्कर्म हो रहे हैं।
उदय नारायण चौधरी ने देश प्रदेश में हिडन इमरजेंसी का आरोप लगाया। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार में बकैती, फेकैती और लठैती वाली सरकार चल रही है। पार्टी ने पेट्रोल डीजल पर वैट सरचार्ज कम करने की मांग की है। बिहार में अब 4 लाख रुपए कमाने वालों का भी होगा फ्री इलाज। कैबिनेट ने 13 प्रस्ताव मंजूर किए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे अहम फैसला मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से जुड़ा है। अब इस योजना का लाभ उन मरीजों को भी मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रुपए तक है। पहले सीमा 2.5 लाख रुपए थी। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि इस फैसले से गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब अधिक परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। बैठक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO के 25% पदों पर BPSC के जरिए नियुक्ति का रास्ता भी साफ किया गया। पहले ये पद महिला पर्यवेक्षिकाओं की प्रोन्नति से भरे जाते थे, लेकिन पर्याप्त संख्या में पर्यवेक्षिकाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त थे। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तहत बिहार कौशल विकास मिशन को मजबूत बनाने के लिए 19 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। इस पर प्रतिवर्ष 2.24 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार का कहना है कि इससे 2 गुना रोजगार, 2 गुनी आय लक्ष्य को गति मिलेगी। CID के रडार पर आए जदयू के 2 विधायक, 16 एकड़ जमीन विवाद और हथियार प्रदर्शन कांड की जांच शुरू। बिहार पुलिस की अपराध अनुसंधान विभाग CID ने जदयू के 2 विधायकों से जुड़े मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है। कुचायकोट विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडेय और मोकामा विधायक अनंत सिंह पर दर्ज मामलों की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। अमरेंद्र पांडे पर आरोप है कि भूमाफियाओं के साथ मिलकर 16 एकड़ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। विरोध करने पर मारपीट और फायरिंग की घटना हुई। FIR में उनके भाई सतीश पांडे और चार्टर्ड अकाउंटेंट राहुल तिवारी समेत अन्य लोगों को भी आरोपित बनाया गया है। अनंत सिंह पर मीरगंज थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। एक जनेऊ कार्यक्रम के दौरान मंच पर हथियार लहराने का वीडियो सामने आया था। इस मामले में भोजपुरी गायक गुंजन सिंह सहित 9 लोगों पर भी कार्रवाई हुई है। CID ने DSP स्तर के अधिकारियों की टीम बनाई है, जो आरोपों की सत्यता, साक्ष्य और पक्षकारों के बयान दर्ज करेगी। जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंपी जाएगी। यह कार्रवाई दिखाती है कि जदयू विधायकों पर CID जांच अब गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है। AIMIM ने ठोका दावा, विधान परिषद चुनाव से पहले महागठबंधन में बढ़ी हलचल। बिहार की राजनीति में विधान परिषद चुनाव को लेकर नई हलचल शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने महागठबंधन से एक सीट पर समर्थन की दावेदारी पेश कर दी है, जिससे राजद की रणनीति कुछ उलझती नजर आ रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि AIMIM राज्यसभा चुनाव के दौरान मिले अपने समर्थन का प्रतिदान चाहती है। ऐसे समय में जब विधान परिषद की रिक्त सीटों के लिए समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर नई चुनौती खड़ी हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्षी एकजुटता बनाए रखना राजद के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि पार्टी के अंदरूनी सूत्रों को उम्मीद है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के लौटने के बाद इस मसले पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर महागठबंधन के नेताओं की नजरें आगामी राजनीतिक रणनीति पर टिकी हुई हैं। भारत नेपाल सीमा पर बड़ी राहत, अब 500 नेपाली रुपए तक के सामान पर नहीं लगेगा शुल्क। भारत नेपाल सीमा से जुड़े लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। नेपाल सरकार ने सीमा शुल्क नियमों में बदलाव करते हुए अब 500 नेपाली रुपए तक मूल्य के दैनिक उपयोग के सामान को बिना भंसार शुल्क के नेपाल ले जाने की अनुमति दे दी है। इससे पहले यह सीमा केवल 100 नेपाली रुपए तक थी, जिसको लेकर सीमावर्ती इलाकों में लगातार विरोध देखने को मिल रहा था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद छोटे व्यापारियों, किसानों, मजदूरों और आम उपभोक्ताओं को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार इस फैसले से सीमा पर छोटी खरीदारी को लेकर होने वाली परेशानियां और विवाद भी कम होंगे। वहीं स्थानीय बाजारों में व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना जताई जा रही है।
नेपाल सरकार का मानना है कि इस कदम से दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। चोर की पहचान बताओ, 5,000 रुपए इनाम पाओ। पुलिस ने जारी की आरोपी की तस्वीर। औरंगाबाद जिले में ग्रामीण बैंक में चोरी के प्रयास के मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने नई पहल शुरू की है। खुदवा थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने फरार आरोपी की तस्वीर सार्वजनिक करते हुए आम लोगों से सहयोग की अपील की है। पुलिस ने घोषणा की है कि आरोपी की पहचान बताने या उसके बारे में सटीक जानकारी देने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। साथ ही सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने का भरोसा भी दिया गया है। जानकारी के अनुसार मई महीने में ग्रामीण बैंक में चोरी का प्रयास किया गया था, जिसकी पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी। फुटेज में एक आरोपी की तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाई देने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी है। पुलिस को उम्मीद है कि जनता के सहयोग से आरोपी की जल्द पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा। 12 साल का रिकॉर्ड टूटा। भागलपुर में प्री मानसून बारिश ने रचा नया इतिहास। भागलपुर में इस वर्ष प्री मानसून बारिश ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। मार्च से मई के बीच हुई वर्षा ने पिछले 12 वर्षों के सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस अवधि में जिले में 334.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो बीते एक दशक से अधिक समय में सबसे अधिक है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार सक्रिय मौसमी प्रणालियों और समय समय पर बने निम्न दबाव के क्षेत्रों के कारण वर्षा में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इस रिकॉर्ड बारिश का सकारात्मक असर कृषि क्षेत्र और जल स्रोतों पर भी देखने को मिला है। तालाबों, पोखरों और अन्य जलाशयों में जल स्तर बढ़ा है, जबकि किसानों को खेतों में पर्याप्त नमी मिलने से राहत मिली है। अब लोगों की नजरें दक्षिण पश्चिम मानसून पर टिकी हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले महीनों में बारिश सामान्य के आसपास रह सकती है, जिससे कृषि गतिविधियों को और गति मिलने की उम्मीद है। ग्रेजुएशन फॉर्म भरते भरते हुआ प्यार, पीजी में पहुंचकर प्रेमी जोड़े ने रचाई शादी। मुजफ्फरपुर से एक दिलचस्प प्रेम कहानी सामने आई है, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। करीब 4 साल पहले एक युवती ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए साइबर कैफे पहुंची थी, जहां उसकी मुलाकात कैफे संचालक युवक से हुई। फॉर्म भरने के दौरान शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। दोनों का रिश्ता वर्षों तक चलता रहा और इस दौरान युवती ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। जब दोनों ने अपने रिश्ते को शादी का नाम देने का फैसला किया, तो परिवारों की असहमति उनके सामने बड़ी चुनौती बन गई। इसके बाद दोनों बालिग प्रेमियों ने अपने स्तर पर निर्णय लेते हुए कोर्ट मैरिज कर ली। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों मंदिर पहुंचे, जहां उनकी गतिविधियों को देखकर पुलिस को सूचना दी गई। बाद में पूरे मामले की जानकारी सामने आने पर यह प्रेम कहानी इलाके में चर्चा का विषय बन गई।